पायलट ने भरी बगावत की उड़ान, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को दी चुनौती, 19 विधायकों का खेमा कर रहा बगावत, गहलोत ने चलाई जादुई छड़ी, सरकार के पास बहुमत होने का किया दावा, सिविल लाइंस में मीडिया के सामने हुई परेड। राजस्थान की सियासी हलचल इन दिनों सुर्खियों में है। पायलट की बगावत ने सरकार को संकट में डाल दिया है, तो वहीं 19 विधायकों के आंकड़े के साथ पायलट 30 विधायकों के समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच गहलोत जादुई आंकड़ा होने का अपना दावा भी कई बार कर चुके हैं। एक नजर अगर राजस्थान विधानसभा पर डालें तो 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास फिलहाल 107 सदस्य हैं, तो वहीं भाजपा के पास 72, आरएलपी के पास 3, सीपीएम के पास 2, बीटीपी के पास 2, राष्ट्रीय लोक दल की 1 और 13 निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन इस पायलट खेमे के 19 विधायक और खरीद फरोख्त से जुड़े 3 निर्दलीय विधायकों को हटा दिया जाए तो सरकार की तरफ राज्यसभा की वोटिंग को आधार मानने पर 101 सदस्य होते हैं। उधर भाजपा खेमे में बेनीवाल की पार्टी के विधायकों को मिलाकर 75 सीटें हैं और पायलट खेमा मिले तो आंकड़ा 100 से नीचे रहता है। लेकिन इस बीच प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी एजेंसी के सहयोग से सरकार बचाने का आरोप लगाया है। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है। हालांकि राजस्थान की गहलोत सरकार अपने पास नंबर गेम होने का दावा लगातार कर रही है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति में कोई उलटफेर न हो जाए, इसको लेकर अब आंकड़ों को मजबूती देने का काम चल रहा है। बीटीपी और सीपीएम ने सरकार का साथ देने का वादा किया है, तो विधायक सुभाष गर्ग पहले से ही सरकार में शामिल हैं। उधर निर्दलियों में देखा जाए तो गहलोत के नजदीकी लोग ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार गिरने का खतरा कम है और यही वजह है कि भाजपा अंदर खाने रणनीति तो बना रही है, लेकिन मैदान में पूरी तरह से नहीं है। लेकिन इस बीच भाजपा की बैठकों से वसुंधरा राजे का नदारद रहना और लंबे इंतजार के बाद एक ट्वीट करना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच राजे पक्ष के 2 विधायकों के सामने आए बयानों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी ने भी केंद्र की भाजपा पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया है और सरकार को गिराने का दबाव बनाने का सीधा आरोप मढ़ा है। इसमें महारता हासिल है इस भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी की सरकार को कि किस प्रकार से तोड़फोड़ करनी है, प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से गिराना है और उसके बाद में पीसी करके झूठ पे झूठ बोल करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ करते रहते हैं। इतना घमंड इनमें आ गया है कि जो चाहेंगे जो करेंगे, चाहेंगे तो ईडी, चाहेंगे तो इनकम टैक्स, चाहेंगे तो सीबीआई, चाहेंगे तो सरकार का तख्ता पलट। पैसा जितना हो, आज एक बीजेपी के नेता के सीबीआई ने छापा मारा हो। इस तरह से सरकार नहीं गिराई जा सकती, सदस्यता चली जाएगी। आपने पूरी पार्टी को कहा है नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी। कहां आरएसएस का नीति सिद्धांत कार्य यही है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा दें, नोट लेकर बैठे हैं, खुलेआम नोटों की बोली लग रही है। आप कह रहे हो बाड़ेबंदी कांग्रेस की नहीं है। बाड़ेबंदी अब जो लोग हमारे विधायक गए हैं वो अब बीजेपी के पेरोल पर हैं। राजनीति में अक्सर बयानबाजी और आरोप लगने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर मौजूदा हालात में राजस्थान की सियासत की बनी है, वो शायद राजनीति की शुचिता के मायनों को पार कर गई है। फिर चाहे सोशल मीडिया के जरिए हमले हों या फिर ऑडियो टेप वाला मामला। अब देखना यह होगा कि राजनीति के जादूगर माने जाने वाले गहलोत की छड़ी सरकार बचाने में कितनी काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
राष्ट्र में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की। आपने मजमून देखा हमारा, हर पल हर घड़ी कोई ना कोई परिस्थितियां बदल रही है। 3 दिन पहले, अब ये देखिए मैं लेटेस्ट आपको बताना चाहूंगा, 3 दिन पहले बीटीपी के विधायक कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने कैद कर रखा, निकलने नहीं दे रहे, गाड़ियां आगे लगा देते हैं, हम निकल के जा रहे हैं। ये कहां का लोकतंत्र है। आज कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक, हम सरकार में आस्था है हमारी। तो हर पल हर घड़ी कुछ भी बदल रहा है। चले, लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबी है और सियासत है। लेकिन हम बात करेंगे उस हर पक्ष की कि कानून के क्या मायने हैं, अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है और ऐसा हो तो क्या। ये मैं सवाल जब आपसे रूबरू हूंगा तो आपके सामने आएगा। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त राजस्थान की सियासत में लंबी पारी खेली और विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ में हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी और पैनी नजर से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जोशी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो 2 जगह मामला बाकायदा एफआईआर दर्ज करके किया गया, इसको दर्ज कराया गया, लिखित में एफआईआर दी गई है। लेकिन जो ऑडियो टेप है, देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। हो सकता है कि आपने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। ये लॉ में है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। आईपीसी भी कहती है, सीआरपीसी भी कहती है। आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे इसको। यहां एक सवाल है मेरा, जैसे संजय जैन की बात है, आप आईटी से जुड़ा मामला भी है कि आईटी के सेक्शंस भी उसमें लगाए गए हैं। किस तरह से देखा जाए कि यहां जब तक किसी भी मामले की वॉइस मैचिंग नहीं होती तो किसी को आप आरोपी कब तक बना सकते हैं, या हमें इंतजार करना पड़ेगा एफएसएल की जो रिप्लाई आएगा या उसकी रिपोर्ट आएगी उसका। तो इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि एक सवाल उठ रहा है सियासी हलकों में कि आप कैसे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो या किसी को आप कैसे मुलजिम बना सकते हो। ऑडियो टेप्स की जरा जानकारी समझना चाहूंगा, इसका क्या प्रोसीजर, क्या है इसकी जांच का। देखिए योगेंद्र जी, प्रोसीजर ये है कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, जो हुआ या नहीं हुआ, इन्होंने कहां से लिए, बयान लिए कि नहीं लिए। जो गवाह हैं इसमें उनके बयान ही मेरे समझ में अब तक लिए नहीं गए हैं। अगर ले लिए गए हैं तो ये अभियुक्तों की तलाश के लिए मानेसर गए हैं उधर। आप देखिए कि अगर वहां वो नहीं मिले तो इनको क्या करना चाहिए था। हो सकता है ये 37 पुलिस एक्ट के वारंट लेके गए हों और उनको अगर नहीं मिले हों तो ये संबंधित कोर्ट से ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जो इनकी वॉइस सैंपल है उनके मिलान के लिए एविडेंस एक्ट की धारा 45 में प्रावधान दिए हुए हैं कि तकनीकी तौर पर या वैज्ञानिक तौर पर जो एविडेंसेस प्राप्त होते हैं उन एविडेंसेस को पुलिस अधिकारी कलेक्ट कर सकता है और वो एफएसएल में भेज सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कह दिया था कि वॉइस नहीं ले सकते, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसी मामले में, जिस मामले में पहले कहा था रितेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ अब ले सकते हैं। और हमारे यहाँ 2018 में माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट वर्सेस विक्रम सिंह में भी ये कह दिया कि वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति वॉइस सैंपल नहीं करेगा, नहीं देगा तो क्या होगा। वो नहीं देगा तो संविधान के आर्टिकल 20/2 उसमें उसको अधिकार है कि वो अपने वॉइस सैंपल न दे। कोई जरूरी नहीं है कि वो वॉइस सैंपल दे। तो एविडेंस एक्ट की धारा 114E कहती है कि अगर वो व्यक्ति वॉइस सैंपल नहीं देगा तो वो उसके खिलाफ पढ़ा जाएगा। उसको अगर यही माना जाएगा कि इसकी ये वॉइस है इसलिए ये देना नहीं चाहता। तो वॉइस सैंपल के बारे में, कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको ये और बता दे, हाँ बताएं। जी जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे कि बाड़ाबंदी
तो ये बाड़ाबंदी जो है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 171 जो 123/1 है, उसमें आईपीसी की धारा 171 ई के अंतर्गत दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी बाड़ेबंदी में नहीं कर सकता, उनको लोभ लालच या पैसे का लालच दे करके इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। ये जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है। लेकिन चलिए, तो बाड़ेबंदी तो आप और हम जानते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रशिक्षण के नाम पे इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। पहले भी यही हुआ, हर बार यही कहा जाता है। आज आप बात करके देख लीजिए, नोटिस का जवाब आएगा तो यही आएगा कि प्रशिक्षण के नाम पे हमने हमारे विधायकों को एक जगह किया था, पार्टी स्तर पे को मीटिंग करनी थी, इस वजह से ये किया। लेकिन महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इसमें जो कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह, क्राउड नहीं कर सकते, उस पोजिशन में जरूर ये बात आती है कि आप 100 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा कैसे कर रखा है आपने, जब आप 50 से ज्यादा का अधिकारी नहीं है। तो ये बात आ सकती है, कानूनी जो पेच इसमें है। खैर, लेकिन अब ये तो हमारे जो खुद खेवनहार हैं, खुद कहें कि जो रूलिंग कर रहे हैं, वो लोग ये सोचें कि नियम कहाँ जा रहे हैं, कायदे कहाँ जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं सुमित्रा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। हम चर्चा कर रहे थे एक दिन पहले ही, उसके अगले दिन ही आपने संभावना भी जता दी थी कि मामला कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि स्पीकर के आदेश अगर आप संतुष्ट नहीं है तो रास्ता सीधा ही बचता है कि आप कोर्ट की शरण में जाएं। कोर्ट में भी चला गया। अब यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, फ्लोर टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? क्योंकि एक बात ये निकल करके आ रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी, सरकार के लिए अगर होना है तो वो बसती है विधानसभा, आपको फ्लोर टेस्ट में जाना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या गवर्नर बुला सकते हैं, या स्पीकर अपना संज्ञान लेकर के इसे बुला सकते हैं, या फिर कोई रिटर्न में देगा कि साहब सरकार अल्पमत में है, आप बुलाइए, या कोई दावेदारी पेश करे कि हाँ मैं सरकार बना सकता हूं, सामने वाले को बोलिए कि फ्लोर टेस्ट कराए। तो प्रोसीजर क्या है और कौन करा सकता है? देखिए, इसमें राज्यपाल महोदय भी करा सकते हैं, और स्वयं अपनी विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वोट हैं तो खुद अशोक जी भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं भाई फ्लोर टेस्ट करो। और सवाल ये, जहां तक ये है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो 10th शेड्यूल के अंदर है 21A में खुद स्पीकर जो है एंटाइटल्ड है, वो नोटिस दे सकता है जी। नोटिस दिया उन्होंने, दे सकता है वो नोटिस। बिल्कुल। अब इनको समय दे दिया मंगलवार तक का, तो मंगलवार को वो मंगलवार तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है। जी बिल्कुल, क्योंकि सोमवार तक के लिए जब सब जुडिस मामला है तो आप एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद ने भी एक दिन आगे तक का समय दे दिया है। खुद ने मंगलवार तक का टाइम दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला सब जुडिस है, इन केस किसी एक के पक्ष में तो ये जाना ही है फैसला, और ये नजीर भी बनेगा देश की सियासत में। तो क्या तुरंत इस फैसले के आने के बाद में अगर सोमवार को कोई फैसला आ जाता है तो मंगलवार से पहले एक्शन कर सकते, मंगलवार को कोई एक्शन कर सकते हैं? हाँ, मंगलवार तक के लिए तो ना कर ही दिया ना, तो मंगलवार की शाम तक तो कर नहीं सकते, 5:30 बजे तक। हाँ, तो उसके बाद कर सकते हैं जी। और स्पीकर सीधा भी कह सकते हैं कि सेशन बुलाया जाता है छोटा सा एक। स्पीकर तो सेशन बुलाने के लिए तो नहीं कह सकते, स्पीकर के लिए तो अधिकार नहीं, मुश्किल है, वो अभी कहा नहीं जा सकता ना, कहा नहीं जा सकता। जी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास। श्याम सुंदर शर्मा आपके पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास में आना चाह रहा हूँ। ये पूरा जो प्रकरण है, देखिए हर पल हर घड़ी कोई नई बात सामने आ रही है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरे को 3 दिन से मेरे बंगले में जो क्वार्टर मुझे मिला हुआ है उसके आसपास पुलिस रहती है, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नजरबंद कर दिया गया हो। वो जब जा रहे थे तो उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई, लेकिन अचानक रुख बदलता है और शनिवार का दिन उन्होंने चुना कि वापस आस्था सरकार में हुई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनको किस तरह से देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, इस प्रकार से 5 दिन से घमासान चल रहा है
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैंने भैरू सिंह जी के टाइम में चौकीडानी में 15 दिन तक रहे थे विधायक, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मामला सुलझ जाएगा। जिस तरह से हाईकोर्ट ने देखिएगा कि हाईकोर्ट ने मंगलवार तक का समय दे रखा है। जिस प्रकार से आज महेश जोशी ने जाकर के अपने बयान दर्ज कराए हैं एसओजी में, और एसओजी में जब बयान दर्ज कराए तो उन्होंने देखिएगा 3 नाम तो लिए हैं उन्होंने। एक तो संजय जैन का नाम लिया है, विश्वेश्वर सिंह का नाम लिया है और भंवरलाल शर्मा का नाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का कहीं नाम नहीं लिया, अन्य व्यक्ति उन्होंने कह दिया। तो इससे ये तो हो गया जो राजनीतिक उबाल आ रहा था कि हमारे केंद्रीय मंत्री का नाम ले दिया है, ये कर दिया है, तो अब वो जांच का विषय हो गया है कि जांच के विषय में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बातें। एक ये तो हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बाकायदा तरीके से एसओजी को सबमिट भी कर दिया, ये बात सही। ये तो पूरा प्रक्रिया में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ आज चीफ सेक्रेटरी की तरफ से और एसीएस गृह विभाग ने कह दिया है कि हमने कोई टेपिंग कराने का आदेश नहीं दिया था। तो इससे ये लगा है कि क्योंकि जब केंद्रीय इसमें प्रावधान है, जो एसओपी में जो होता है टेपिंग कराने का अधिकार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और हमारे मुख्य सचिव को दोनों को आपस में समन्वय होता है तो टेपिंग शुरू होती है। तो क्योंकि आज उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय प्रवक्ता जो समित पात्रा ने जो कहा कि हम जिस प्रकार से टेपिंग हुई है ये नियमों के तहत नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें जब सब कुछ हो गई तो क्योंकि हमारे जो मुख्य सचिव हैं और केंद्रीय हमारे जो एसीएस होम है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि, केंद्र सरकार की नौकरी तो केंद्र की होती है उनकी, हमारे यहाँ कैडर के रूप में हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में यदि जांच हो गई तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, तो उन्होंने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं थी। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया मोड़ आ गया कि देखिएगा अधिकारी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं। अब ये आखिर टेप आया कहाँ से, ये निश्चित रूप से क्योंकि जोशी जी बता रहे थे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। क्योंकि संजय जैन को आज 4 दिन का रिमांड भी मिल गया, एक नई चीज भी आ गई। उसके अलावा एसओजी ने कोर्ट में कह दिया है कि क्योंकि आपके देखिएगा पहले जो था अशोक सिंह था उसने बयान देने वॉइस टेस्ट कराने से मना कर दिया, तो उन्होंने कोर्ट में लगा दिया है। जब अगर संजय सिंह का मिलेगा तो संजय जैन वाला भी लगाया जाएगा। तो कोर्ट में एसओजी ने कहा है कि हम लेना चाहते हैं। तो अब ये सारी कोर्ट की और सारी पेचीदगियां बहुत सारी चीजें आएंगी। और उसके बाद बीच में आज कांग्रेस को राहत भी मिल गई, 2 बीटीपी के विधायक मिल गए वापस। तो देखिएगा एक नंबर का सवाल वहां होगा और उस सवालों के बीच में अगर राहत मिलती है कहीं से तो निश्चित तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक सवाल और है मेरा आपसे, एक सवाल और है मेरा। गहलोत खेमा 109 विधायकों का दावा कर रहा है अभी। विधायक हम देखें तो क्या लग रहा है आपको, 109 विधायक पहुंच पा रहे हैं वहां पे? देखिएगा जो 109 विधायकों का अगर दावा किया होता तो राज्यपाल के सामने परेड करा दी गई होती। तो निश्चित ही मान के चलिए कि 109 नहीं है। और मैं मान के चलता हूँ कि इसे कैसे माना जाए? थोड़ा विश्वास डगमगाया हुआ है, थोड़ा विश्वास सिला हुआ है गहलोत साहब का भी। देखिएगा जिस प्रकार से बार बार बयानबाजी आ रही है, जो कुछ सामने घटनाक्रम दे रहा है, क्योंकि सुमित्रा जी जानती हैं जिसके पास बहुमत होता है तो बड़े तेजी से आराम से कह पाता है। भैरू सिंह जी के जमाने में भी कितना सा था, जब उस वक्त हुए थे वो उनको अमेरिका से हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए आ गए थे और कहने लगे जब मैं वहां मरूंगा तो इनके सामने मरूंगा। तो सची दत्ता थी उस वक्त भी, भंवरलाल शर्मा थे और ये सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो उस वक्त ऐसी घटना हुई थी। आज भी बहुत, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला आ गया है और उनके जो अभी तक को निलंबित किया है, बाकी को निलंबित नहीं दिया है कांग्रेस ने कहा वो हमारे विधायक है। तो क्योंकि अयोग्य घोषित करने के लिए उनको दो खुद कर दिया। उन्होंने कहा क्या निलंबन तो करने के बाद निलंबन ऐसा नहीं है कि कोई संविधान निलंबन तो परिस्थिति के अनुसार निलंबन वापस भी हो सकता है। नहीं योगेंद्र जी करने के लिए इनको हो सकता हो कि इनको कहते कि चले जाइए। ये दो को तो कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों उस साजिश में शामिल हो गए, उनको दिखा दिया साजिश में, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो ये तो अलग तरीके बहुत सारी चीजें विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पे आधार पर निर्णय होगा। वो कहेंगे वापस लौट रहा हूं आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा।
पंकज जी, एक बात मुझे बताइए कि आपकी पार्टी में भी एक राय सामने नहीं आ रही है। वसुंधरा जी का ट्वीट लंबे समय बाद में उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उनका साफ कहना है कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। कैलाश मेघवाल जी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी दोनों ने कहा कि ये जो कुछ उन्होंने अपनी आपकी पार्टी पे भी कहा कि बीजेपी को इसमें सहभागी नहीं बनना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया। वसुंधरा जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सब कुछ क्या हो रहा है, लंबे समय बाद में चुप्पी तोड़ी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट की जहां बात आ रही थी, अब तक राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा, एक बात पूनिया साहब ने भी कहा, कटारिया जी ने इसे खारिज कर दिया कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पे कि कराना है कि नहीं कराना है। तो बीजेपी की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अगर साइलेंट होती, अब साइलेंट नहीं है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने भी मोर्चा साध लिया है। अब ये पूरा जो संग्राम, इसके 3 केंद्र बिंदु जो हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तीसरी बीजेपी भी है। और आज भी बीजेपी पे जो आरोप लगाए हैं कि चाहे दिल्ली से हो या फिर यहां से हो, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस पूरी रणनीति का जो है सरकार को गिराने की और जो साजिश रचने की पृष्ठभूमि जो है उसके रिमोट से चल रही है। पंकज जी, देखिए, हमने आपको पहले भी कहा और अभी भी लगातार कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कहीं नहीं थी, और चुनाव के बाद से ही लगातार आपकी डिबेटों में हम लगातार कहते रहे कि अंदर जो है कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हम तब सामने आए जब आप देखिए कि हमारे जो है किसी व्यक्तियों के फर्जी नाम से आप रिकॉर्ड बनाते हैं, आप फर्जी रूप से जो है ये काम करते हैं, गैर कानूनी काम करके आप भारतीय जनता पार्टी को जब बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो राजनीतिक दल होने के कारण ये देखिए इस चीज को हम जो है सहन नहीं करेंगे। और जहां तक इन चीजों की बात है कि भाई बीजेपी शामिल है या बीजेपी है, हम तो लगातार आप इनको पहले ही कह रहे थे बीजेपी कहां शामिल है। और आप देखिए कि अभी तक भी जो है हमने कहा कि भाई आज आप देखिए गृह सचिव ने कहा, आज जो है गृह सचिव के बाद सीएस ने कहा कि हमें इस टेपिंग के बारे में पता नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या गृह सचिव के बिना जो है ये टेपिंग हो सकती है? क्या देश में संविधान के विपरीत काम हो सकते हैं क्या? और आप देखिए पहली बार जो है इस राजस्थान में, क्या मैं कह रहा हूं कि राजनीति के चाल में पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है ये बताते हैं साहब हमने जो है टेपिंग को जो है वो किया है। मैं कह रहा हूं एजेंसीज का यदि कोई आदमी होता और वो प्रमाण लेकर के, पुख्ता लेकर के कहते कि हाँ ये चीज हमारे पास है, तो मैं कह रहा हूं चीजें होती। लेकिन ये जो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है और ये चीजें, तो इसका खुलासा होगा, और खुलासा जो है पूरे जनता के सामने जो है इनकी जो ये हालात हैं बने हुए हैं ये सामने आएंगे। स्वर्णिम जी से मैं स्वर्णिम जी के पास आना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, पूरे मैटर में जवाबदेही जो बनती है तो बीजेपी दे या फिर कांग्रेस दे। कांग्रेस के दोनों में आज भी सचिन पायलट कांग्रेस में तो स्टैंड कर रहे हैं, आपने पीसीसी अध्यक्ष से हटा दिया होगा, डिप्टी सीएम से हटा दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस में है वो। ये बात आपकी पार्टी के नेता कहने भी लग गए हैं कि उनको वापस आना चाहिए, कांग्रेस से बाहर नहीं किया। तो जवाबदेही चाहे तो गहलोत गुट दे चाहे सचिन गुट दे, लेकिन कांग्रेस की जवाबदेही है। अब एक बात कह रही है बीजेपी कि इस पूरे प्रकरण की ऑडियो टेप मामले सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, और दूसरी तरफ कि हम तो लगातार ये बात कह रहे हैं, ये बात बीजेपी के शब्दों को कोट करिए, मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा हूं कि हम तो लंबे समय से कह रहे हैं, विधानसभा में कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि आपकी डिफरेंसेस, डिप्टी सीएम सीएम के डिफरेंसेस पूरे राजस्थान को भारी पड़ेंगे। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते सुलझा लिया जाता है तो आज इस महामारी के वक्त प्रदेश को ये हालात नहीं देखने पड़ते। ये बीजेपी का आरोप है, मेरा नहीं है, मैं उस पर जवाब चाहता हूं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कृत्य देखेंगे तो पिछले 6 वर्ष में 7 वर्ष में इन्होंने एक ही काम किया, जहां पे सरकार ना बनी वहां पे विधायक। स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी संग्राम की। चलिए स्वर्णिम जी और पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार में सुमित्रा सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, कभी आपको ध्यान है कि आपने बहुत लंबी पारी खेली है और कितनी सरकारें आपने देखी हैं, ये तो मैं कई बार विधानसभा में सुन रहा हूं कि सब हमारे सरकार फोन टेप करा रही, बात यही की नहीं है। कई राज्यों में आवाज आती है इस बात को लेकर के, और केंद्र पे भी आरोप लगते हैं, राज्यों पे भी आरोप लगते आए। वास्तव में इसकी, आप तो मंत्री भी रही हैं,
कोई एप्लीकेशन लगती है, इस तरह का कोई अनुसंधान हो जो सीबीआई को कराना आवश्यक हो, तो हमारा हाई कोर्ट करा सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल की इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करे कि साहब ये सीबीआई से कराना है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में प्रावधान है कि वो किसी भी ऐसे प्रकरण में जिसमें वो चाहता है उनके पास एक लगनी चाहिए कि साहब इस चीज के अंदर ये महत्वपूर्ण है और संविधान से संबंधित मामला और आपको सुनना पड़ेगा ये है, तो वो सीबीआई को जांच के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसको सीबीआई के लिए नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, ये कई बार बात उठती है कि सीबीआई से जांच करा दी जाए। इसका कोई रास्ता है कि सीबीआई से जांच क्यों करा दी जाए? या फिर अक्सर विधायक या दूसरे लोग कहते हैं कि साहब इसकी जांच सीआईडी सीबी में आप भिजवा दीजिए। आप तो खुद भी रहे हैं डिपार्टमेंट में, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि इसको सीआईडी सीबी में साहब दे दीजिए मामले को। क्यों? ठंडे बस्ते में डालने के लिए, या फिर वहां ज्यादा न्याय मिल सकता है? वजह क्या रहती है सीबीआई सीआईडी सीबी? देखिए, एसओजी सीआईडी सीबी से भी ज्यादा पावरफुल है। उनको जो है अपने राज्य के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके नोटिफिकेशन से अधिकार प्राप्त है और वो संगठित अपराधों का अनुसंधान कर सकते हैं। उनको काफी वाइड अधिकार प्राप्त है। सीआईडी सीबी को नहीं है, लेकिन हाँ एसओजी को है। अगर एसओजी काले को सफेद और सफेद को काला करना पसंद करती है और ये अधिकारी रिस्क लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप जैसे आप देख लीजिए, अगर वॉइस इन्होंने कलेक्ट किया है तो ये बिना गृह सचिव के मंजूरी के नहीं कर सकते। इसके लिए इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी और अगर किसी ने मंजूरी दे दी है तो ठीक और नहीं दे दी है, अन्यथा अगर किसी मार्ग से, तो हमारा आईटी सेल जो पुलिस का होता है किसी भी वॉइस कॉल को कहां से प्रारंभ हुई है ये वो बताने के लिए सक्षम है। आईटी सेल एसओजी का कि साहब इस व्यक्ति ने सबसे पहले इन मैसेजेस को पब्लिक में शेयर किया है, इसलिए इसका पता लगाना कि साहब इसका पता नहीं लग सकता है किसने भेज दिया होगा, किसने कर दिया होगा। आज आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है इसकी जांच की जा सकती है और पता लगाया जा सकता है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। ये पूरा जो मामला है, सब जुडिशियल मामला, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहां बात दोनों तरफ से, चाहे सचिन पायलट गुट हो या फिर अशोक गहलोत गुट हो, क्या लग रहा है आपको? दोनों तरफ भरोसा टूटा हुआ है या फिर ये कहें कि बिल्कुल मजबूत स्थिति है? बीटीपी के एक विधायक ऑलरेडी थे, अब एक और आ जाते हैं इनके पास में, तो संख्या बल में एक का और इजाफा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बाड़ेबंदी रहेगी। जैसे आपने संभावना जताई कि अभी तो इतना जल्दी क्या है, 15 दिन तो भैरव सिंह जी के वक्त ही रही थी, यानी कि मामला लंबा खिंच सकता है। तो अभी मेहमानबाजी कई दिन तक चल सकती है उनकी, ये कहा जा सकता है। और दूसरा, सीबीआई की डिमांड क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए योगेंद्र जी, सीबीआई की डिमांड क्योंकि केंद्र सरकार भाजपा के अधीन है, आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, तो ये यानी कि आप सीधा ठप्पा लगा रहे हैं कि यहाँ पे एसओजी को सरकार यूज कर रही है और वहां पे सीबीआई को केंद्र यूज कर सकता है। वो करता है ना, कर रहा है ना, कई जगह ईडी का प्रयोग, आयकर का प्रयोग हो रहा है, सब जगह हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के यहाँ छापे डलवाना और ऐसे टाइम पे डलवाना जब ये घटना घटित हो रही हो। ये घटना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीतिक खेल हो रहा है, एक जगह नहीं हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये सारी चीज घटित हुई है, इसलिए आरोप लग रहे हैं। ऐसे नहीं, सहजता से आरोप नहीं लग रहे। पहले सरकारें इस तरह की गिराने की प्रवृत्ति नहीं थी, इतना पैसा नहीं दिया जा सकता था। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि 35 करोड़ दे दिए गए, और ये सारी घटनाक्रम में हो रहा है, सारी बातचीत भी वही है उसमें। अब क्योंकि केंद्रीय मंत्री का पहले नाम आ रहा था, उसको बड़े तरीके से अलग किया गया है, जिससे कि केंद्र सरकार और भाजपा जिस उग्र रूप में कूदी है, जिस तरह से बातें होने लगी है, वो फिर बैक हो जाएंगे। अब वो देखिए हाईकोर्ट में जिस प्रकार का, हाईकोर्ट में हरीश साल्वे लंदन से अगर वकालत कर रहा है उनकी, और लंदन से अगर जुड़ रहा है,
हाँ मुकुल, वो तो क्योंकि एक्चुअल में पीछे से कोई ना कोई तो सपोर्ट है, और सचिन पायलट इतनी कमजोर स्थिति में है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके पास है। वो रहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, होगा नहीं होगा, बात सही है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब उनकी सदस्यता चली जाएगी तो फिर भी सरकार 6 महीने बाद फिर उपचुनाव होंगे, उसके बाद मैं नहीं मान के चलता हूं कि अशोक जी पूरे 5 साल तक सरकार चला पाएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव की स्थिति बनेगी राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस पे पूरी तरीके से आएगी। सरकार के पास में अभी दावा सरकार का है कि 109 एमएलए हमारे साथ में है, तो इस दावे के बाद तो मैजिक नंबर तो 101 चाहिए, तो फिर भी इनके पास में एमएलए, तो ऐसा क्यों डर लग रहा है कि इतने विधायक होने के बावजूद भी सरकार अभी आगे कदम नहीं उठा पा रही, और आपको संदेह है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं अगर अगला कदम किसी ने भी सोच समझ के नहीं उठाया तो? देखिए, मैं योगेंद्र जी कह रहा हूँ, एक बार तो अशोक गहलोत फ्लोर पर अपना शक्ति परीक्षण में पास हो जाएंगे, अभी मौजूदा स्थिति में तो हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इनके खुद के हैं, वो निर्णय होगा, और निर्णय ये होगा अयोग्य घोषित हो जाएंगे, और फिर जब 181 रह जाएगा तो अशोक जी को चाहिए कितने, फिर आराम से बहुमत से 3 या 4 विधायक ज्यादा होंगे कांग्रेस के पास, बहुमत से ऊपर ही होंगे। इसलिए बीजेपी बार बार कुछ कहने की स्थिति में इसलिए आ रही है नहीं है, अब ये राज्यपाल के पास जा नहीं रहे, हम तो बहुमत की हम तो कह ही नहीं रहे शक्ति परीक्षण, उनको पता है कि शक्ति परीक्षण में तो हारेंगे, इसलिए वो राज्यपाल के पास नहीं जा रहे हैं। बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्निकल सामने हैं, और अशोक गहलोत राजनीतिक तौर पर मजे में है, उन्होंने बहुत सारी घटनाक्रम को देखा है और उन्होंने बहुत सारे घटनाक्रम को सहा भी है। तो इस तरह से आंतरिक विद्रोह के बाद भी अशोक गहलोत जिस प्रकार से लोगों को, अब पहले तो इतने साधन भी नहीं थे, इतने संपन्नता भी नहीं थी कि हम अब कोरोना की बात कह रहे थे 50 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन नियम टूट रहा है तो कहे कौन। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, मैं दोनों से, आपसे भी और स्वर्णिम जी से भी, दोनों से भी, देखिए आरोप आप लोग ही लगाते हैं ये कि साहब केंद्र में है तो सीबीआई, आईटी, ईडी इसका दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों की। अगर केंद्र में किसी की सरकार, आज आप पे आरोप लग रहे हैं, कल कांग्रेस पे आरोप लगते थे, आज राजस्थान में एसओजी के मिसयूज की बात आप लोग कर रहे हैं, कल कांग्रेस कहा करती थी कि वसुंधरा राजे डरा धमका के अधिकारियों से प्रेशर बनवा रही है। ये सब चीजें, मुझे एक बात बताइए कि अगर कहीं पे भी कोई बात है, अगर आप लोग आवाज उठा रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल अगर कुछ कह रहे हैं तो ये तो आप लोग तय करिए कि हम झूठे आरोप लगाते हैं। अगर सही आरोप है तो जब भी आप पावर में आते हैं तो जो लेकुनाइज सिस्टम का है उसको दुरुस्त करने की कोई सोचता है, या ये कहें कि अधिकारियों से ही पूछेंगे कि आप कैसे यूज हो, तो वो यूजफुल आप कैसे हो सरकार के लिए, वो हमें भी बताइए। तो ऐसे तो क्या होगा इस लोकतंत्र का? देखिए, ये सवाल जो था, मैं आपके पिछली बार चैनल पे था, मैंने आपको जवाब दिया था कि दोनों सरकारों में जो है ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको जवाब दिया था। अब मैं आपको 2-3 जवाब देता हूं। पहली बात जो है, स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जनता की अदालत ने फैसला कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जनता की अदालत ही नहीं, आप चाहें तो जनता की अदालत में आ जाएं और आप चाहें तो देश की अदालत में आ जाएं, संविधान के अनुसार देश की अदालत में आ जाएं या जनता की अदालत में आ जाएं। मैं आज कह रहा हूं आपको कि दोनों ही अदालतों में आप जो है यदि मुंह की नहीं खाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, दोनों ही आ जाइए ना, जनता की अदालत में आ जाइए, देश की अदालत में आ जाइए, भाई कहीं तो जाएंगे न्याय के लिए। इस देश में देश की अदालत भी है और जनता की अदालत भी है, दोनों में आ जाइए। उन्होंने खुद ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन अब दूसरी बात सुनिए आप, कि जब कांग्रेस सरकार 2009 में आई थी, तब इसी सरकार ने जो है ये कहा था कि सरकारी एजेंसियां काम नहीं कर पाएंगी खुद के उसमें, और इन्होंने एक जो है जस्टिस माथुर आयोग बनाया था उनकी जांच करने के लिए। उसका क्या हुआ? और मैं कह रहा हूं कि अब जो है आप इसकी जांच भी जो है, आप छोड़िए सीबीआई हमारे अंडर में, आप तो एक काम करिए साहब, किसी जो है रिटायर्ड जज के उसके अध्यक्षता में काम करवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी जोशी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो काम यदि ऐसा हुआ है और एसओजी जो है सक्षम है, हमने तो खुद नहीं कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप स्वयं देखिए, अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो टेप है, बिल्कुल बोलिए। चलिए पंकज जी, मैं आ रहा हूं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे पास में। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहां से ओएसडी जो है वो जो है इसको जो है एक तरीके से सरकारी रूप से जो है मीडिया के सामने इसको जो है प्रेषित करते हैं। आज मीडिया पर ये कहा जाता है कि सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि जो है, हमें तो पता नहीं कहां से आया टेप।
मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा झूठ और इससे ज्यादा जो है इस लोकतंत्र में क्या होगा साहब। मुख्यमंत्री जो है आज विधायकों के फोन टेप करा रहे हैं, ये कान खुलेंगे, धीरे धीरे आएंगे और ये सब चीजें जो है फ्लोर पे भी आएंगी और कोर्ट में भी आएंगी। मैं कह रहा हूं इसका भी इंतजार करें और ये जो आपसी लड़ाई है, जितनी चीजें हैं ये सब दिखेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल जनता के जहन में आ गया कि एक दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि कल सुबह जो है मेन अखबारों में, सब अखबारों में जो है उनके ओएसडी के द्वारा मेन न्यूज पे आया कि उनके ओएसडी विद नेम जो है उन्होंने जो है टेप जारी किए। आज ये कह रहे हैं कि साहब ये सोशल मीडिया से आ गए। अरे भाई आप किस चीज से आएंगे भाई, आए हैं। और आपने यदि कितनी सोशल मीडिया से इतनी है तो सोशल मीडिया पे आज आपको 1000 ट्वीट आज के बता देता हूं, उनकी जांच आपने किसी एसओजी से करवाई क्या? किसी आम आदमी की करवाते हैं क्या? और आपकी पुलिस पहुंच गई सीधी उस ऑडियो को लेकर के, शिकायत लेकर के जो है मुख्य सचेतक की पहुंच गए, मतलब बिना जांच किए हुए कि ये वायरल हो गया है, ये सच है कि नहीं है। तो ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब कुछ खेल है? और ये खेल में आज जो है आप एक मैं ये कह रहा हूं पंकज जी, मैं जो बात कह रहा हूं सर, मैं जो कह रहा हूं पंकज जोशी साहब, मैं यही कह रहा हूं आपसे भी और स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब से भी। अभी आप कह रहे हैं कि पूरा खेल खेला जा रहा है। मुझे बताइए, श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक आवाज उठाई, अभी उन्होंने उंगली भी उठाई इस बात को लेकर के कि एजेंसियां मुहूर्त निकलवा करके नहीं आती। बहुत अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन एजेंसीज को अगर इतने दिन से चल रहा था, ऐसी क्या पड़ गई थी जब राजस्थान में ऐसी स्थितियां बनी हुई तो एक दिन पहले ही या सेम डे करीबियों के यहाँ पे छापे डाले जाते हैं। मुख्यमंत्री के करीबी जो लोग हैं उनके यहाँ छापे डाले, ये क्या इंगित करता है? हाँ। पंकज जी देखो, इसे कैसे देखा जाए? आईटी और ईडी के छापे पड़े किसी के यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के करीबी इसमें कोई दखल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुहूर्त के साथ में आई, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जांच एजेंसीज को जिनको इस काम के लिए बनाया हुआ है कि वो किसी के साथ में न्याय करेंगी और ऐसे फ्रॉड हैं उनकी गिरबान तक उनके हाथ जाएंगे? आप लोग तो खुद ही उनको मिसयूज कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि यदि केंद्र सरकार की उन धाराओं का, जिन धाराओं को माननीय पी चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी के फाइनेंस एक्ट के अंदर, जिन धाराओं के अंदर जो है सर्च एंड सीजर है, इनकम टैक्स की धारा, उनके यदि विपरीत एक भी काम हुआ हो तो मैं कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर दीजिए। जब धाराएं आपके द्वारा बनाई हुई है। सवाल ये नहीं है पंकज जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। मुझे ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री के घर पे बेटी की मैरिज हो और उसके यहाँ छापा डाला जाए, किसी के यहाँ पे ऐसे वक्त पे छापे डाले जाएं अंडर प्रेशर के लिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आप केंद्र में यूज करेंगे एजेंसी को, अगर राज्य में सरकार है सर, कहीं किसी के राज्य में सरकार है, एक एजेंसी को जाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी एजेंसी को गिड़गिड़ाना पड़े, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही, आप लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ लोकतंत्र में ठीक हो रहा है? अगर ये सब कुछ ठीक हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी के सवालों का कोई जवाब होगा, जो पढ़ करके हमसे ज्यादा स्मार्ट है और जो जवाब मांगेंगे? कोई जवाब नहीं इनके पास। योगेंद्र जी, मैं आपको दो बहुत सीरियस बात बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की जो आपने बात की, मैं आपको इनकम टैक्स की बात बताता हूं। इनकम टैक्स के अंदर जो धाराओं में, जिसमें मैंने कहा ना आपको बहुत साफ सा कहा कि आप एक धारा है जिसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कमिश्नर रैंक से नीचे का आदमी, जो है वो रीजन टू बिलीव पहले फाइल पे लिखेगा और उसके बाद में समय की बात हो रही है पंकज जी, समय की बात हो रही है, ऐसे समझ सुनना। आप अधिकार है, आपको केंद्र सरकार को अधिकार है। समय कौन से वक्त कैसे यूज किया जाए, ये राजनीतिक दल इस लोकतंत्र में करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि देश का दुर्भाग्यपूर्ण हालात होंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप यूज कर रहे हैं, ये रिवेंजफुल, आप देखिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रतिशोध अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत घातक और खतरा होगा। मैं आऊंगा पंकज जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप ये बताइए कि जैसे ही लगा, पहले कुछ और करें, आपकी पार्टी के नेता तो ये बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, उनका पूरा रोल है, उनकी ऑडियो जारी हो गई। आपके चीफ व्हिप जब एफआईआर देते हैं तो किसी का नाम देते हैं, किसी गजेंद्र सिंह, तो ये दोनों बातें क्यों आ रही हैं? मतलब जांच के लिए छोड़ दिया जाए एजेंसी के, अगर आपके पास में है, जब आप आरोप लगा रहे हैं तो नाम देना चाहिए।
देखिए, ऑडियो टेप में भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह 2 नाम आ रहे हैं। भंवरलाल शर्मा जी की आवाज हम पहचानते हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, वो ऑडियो टेप आपके पास है, आप उसको एक बार अपने चैनल पे चला दीजिए और उसके 5 सेकंड बाद आप उसी नाम के जो हमारे मंत्री महोदय हैं एक बार कॉल कर लीजिए और कॉल करके उनकी आवाज को यहीं सुनवा दीजिए। आप भी सहमत हो जाएंगे हमारे आरोप से और जनता भी हो जाएगी, क्योंकि जनता, ये ऐसी आवाज नहीं है जो सुनी नहीं है या सुनी गई नहीं है, इसलिए। और दूसरी चीज देखिए, आज अभी पंकज जी भी कह रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं सीबीआई से जांच करा लो। सीबीआई से क्या जांच करा लो? वो ये कह रहे हैं कि हमारे अदालत की जांच, जनता की अदालत की जांच। मैं मान लिया, आप कह रहे हैं अदालत की जांच, तो अदालत की भी जांच, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं हमारे पंकज जी, आज थोड़ी जनता की अदालत तो अपने आप तय करेगी। मांग नहीं कर सकते, अगर सीडी आ गई का समय पूरा हो जाएगा तभी तो कराओगे जनता से मांग। आप तो कराना चाहोगे, चले जाइए। हम तो दोनों ही कह रहे हैं सर, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है सर। देश के अगर आपका अधिकार नहीं है बोलने का, ये अधिकार आपको बोलने का नहीं, क्योंकि आप तो चाहते हो अदालत में जाना चाहते हो क्या? लोकतंत्र में इस तरह की खरीद फरोख्त होती है और इसकी जांच में भी यदि आप अड़ंगा लगाना चाहते हो तो फिर ये किस तरह के आप लोकतंत्र में कार्य कर रहे हो? और यहाँ देखें, जो आपने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग, यहाँ पे छापे पड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ठीक है, आपने जिस भी धारा में छापे डाले होंगे, लेकिन छापा कब तक में पड़ता है? विधानसभा पहुंच जाए, ये किसके किताब कि वहां से हमने दूसरी किताब की आप वाली जांच करा लो। आपको भी डिजाइन कराना है सीबीआई का। अरे सीबीआई करा लो जांच, आप तो नहीं करा ले जांच। अब तो सरकार आ गई, मेडिकल वाले में आप करा लो जांच। इस तरह की कर रहे हैं तो ये गलत है। आपके मैदान में लड़ने आ रहे हैं, आप किस मैदान में लड़ेंगे पता नहीं है। आप शुरू मैदान में लड़ना चाहते हैं, इस तरह के लोकतंत्र, आप अपने कार्यों को लेकर के चुनाव लड़िए और अगर चुनाव में आप नहीं पाते हैं तो फिर ये दूसरी सरकारों की विधानसभा में जगजान तिवारी ने कहा था कि हमारी टेपिंग कराई गई, उस वक्त सुमित्रा जी ने क्या कहा? उनको लेकर के जी चले, मैं एक सवाल मेरा सुमित्रा सिंह जी से होगा। सुमित्रा सिंह जी से एक सवाल है मेरा। मैम, आपका बहुत बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। सचिन पायलट की खामोशी क्या कहती है? अभी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, कांग्रेस में वापसी करेंगे या फिर अभी कुछ नया कुछ इंतजार कर रहे हैं वो, या फिर जो सोच के चल रहे हो पूरा नहीं हो पा रहा? मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि क्या माना जाए, सचिन पायलट अभी तक खामोश है, आवाज उनकी ओर से कोई ऐसा जवाब या रिएक्शन आ नहीं रहा है। कुछ तो नया ही करने का सोच रहे हैं, मैं जहां तक सोचती हूँ। वरना कांग्रेस में तो यदि उन्हें वापस आना होता तो अब तक आ गए होते, आ जाते जी। कुछ नया ही करेंगे, कुछ नया कर सकते हैं। नया करने के लिए उनको क्या होगा? तो अगर दल कह रहे हैं अलग दल बनाने के लिए लगातार कह रहे हैं ना, वो लगातार कह रहे हैं कि 30 आदमी मेरे पास होते ही मैं कर दूंगा कुछ न कुछ। तो 30 होते ही अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि 75 इनके पास है ही जी, और 75 के बाद में 30 आदमी होते ही नया खेल करेंगे वो। तो चले, ये कहा जा सकता है कि दोनों ही तरफ अभी भरोसा डगमगाया हुआ है और राजस्थान की सियासत में ऊंट किसका रोज बैठेगा अभी भी कुछ कहा जाना मुश्किल है। अभी नहीं, तो इस समय तो बहुमत है अशोक गहलोत जी के पास, बहुमत है और कांग्रेस के पास बहुमत है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन विश्वास दोनों ही तरफ से टूटा हुआ है, भरोसा डगमगाया हुआ है अभी भी, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार रोत 2 दिन 3 दिन पहले कुछ अलग वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। बीजेपी वालों ने कह लिया उनको, इसलिए क्या करते? ऊपर हाईकमांड का आदेश है, बीजेपी ने कहा है, क्या करता है रोज? चलिए, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपना दावा कर रहे हैं कि हमारे पास में पूरा आंकड़ा है, पूरा बहुमत है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी विधायकों को एक जगह रखना, दूसरे लोगों की जो साजिशें चल रही हैं
उससे हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, इस वजह से उनका ये मकसद है। मेरी समझ में इस समय तो उनके पास पायलट की तरफ से जो 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है वो शो नहीं हो पा रहा। उनके पास में 19 और 3 22 विधायक सामने आ रही है अभी तक जो सामने आ रहा है। इस लिहाज से अशोक गहलोत के पास में पूरा बहुमत कहा जा सकता है, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही टूटा हुआ है। बेशक कहें कुछ भी, लेकिन जैसे श्याम जी ने कहा कि आज नहीं तो कल, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, विस्तार होगा, उसके बाद में क्या होगा, वो अलग तो कई चीजें ऐसे हैं कि आज अगर आप निकल आज के दिन तो बहुत क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में इस तरह के उबाल ये को आखिर ही नहीं है जिसके बाद में सियासत ठंडी पड़ जाएगी। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।